करने वाले हैं यूनिट 4 से पार्ट 2 है न्यूक्लियर हजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। और ये आपका एईसी सब्जेक्ट है ईवीएस और बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप डीयू से हो, एसयूएल से हो या एनसीवेफ से हो, सेम सिलेबस है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। और आपको ये सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। और यूनिट 4 आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 इसका, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैंने करवा दिया है टॉपिक। आज न्यूक्लियर हजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क करने वाले हैं। बाकी के टॉपिक्स भी जल्द से जल्द कवर करवा दिए जाएंगे। सो न्यूक्लियर हजार्ड्स, सो क्या होता है न्यूक्लियर हजार्ड्स, इसको समझते हैं। इसको बहुत बारी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी कहा जाता है। होता क्या है कि एक तरीके से जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा रिलीज होने लगते हैं हमारी हवा में, पानी में, सो इसी को हम एक तरीके से न्यूक्लियर पॉल्यूशन कहते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है और कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। समझते हैं। सो न्यूक्लियर हजार्ड्स में क्या होता है कि एक तो ये इनविजिबल है, आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, ऑर्डरलेस है, कोई भी आपको बदबू खुशबू नहीं आएगी। और आपको आपके एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आने लगेंगे, हवा में, पानी में, मिट्टी में। यही बहुत कुछ कर जाते हैं भाई। होता क्या है आगे कि भाई ये जो रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं ये काफी हाई एनर्जी पार्टिकल्स इनमें होते हैं। अल्फा एंड बीटा रेज निकलती हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जिनको हम गामा रेज कहते हैं। और रेडियो न्यूक्लाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 283, थोरियम 232, पोटेशियम 40, रेडियम 226 एंड कार्बन 14 एक्सेट्रा। सो ये कुछ बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, आखिर कहां कहां से न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। सो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर वॉर्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। इसके सारे सोर्सेस आपको बताता हूं। सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस बता देता हूं। देखो ज्यादातर जो रेडिएशन एक्सपोजर होता है नेचुरल सोर्सेस का, इसमें रेडियो एक्टिविटी जो होती है रॉक्स में एंड जो हमारी सॉइल होती है, ठीक है। और एक रेडन नाम से एक रेडियो एक्टिव गैस होती है जो कि बहुत सारे वोल्केनिक रॉक से निकलती है, और यूरेनियम ओर से एंड कॉस्मिक रेडिएशंस निकलती हैं। कॉस्मिक रेज हमारे आउटर स्पेस से भी आती हैं, ठीक है। द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्या एल्टीट्यूड पे है, क्या लैटिट्यूड पे है। और ये माना जाता है कि जितना ज्यादा हाइयर लैटिट्यूड होगा और हाई एल्टीट्यूड होगा उतना ही ये ज्यादा होता है। और एमिशंस फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन द अर्थ क्रस्ट लाइक रॉक, मरीन सेडिमेंट्स एक्सेट्रा, यहाँ से भी ये निकल सकते हैं। ये भी कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, ये ह्यूमन ने कुछ किया है। क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। मैन मेड सोर्सेस में क्या होता है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। ये क्या है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको हम कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत रेडिएशन निकलती है लेकिन लंबे समय तक अगर वो रहती है तो दिक्कत करती है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो हमारी एयर, वाटर, सॉइल वगैरह से जो है मतलब कॉन्टेमिनेट होती है। सो उसके इफेक्ट जो हैं वो इजीली आपको नहीं दिखेंगे, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। सो मेन इशू यही है कि मतलब विद द रेडिएशन वेस्ट इज द फैक्ट दैट इट कैनॉट बी डिग्रेडेड। ये जो रेडिएशन है भाई, ना तो इसको आप ट्रीट कर सकते हो ना इसको आप डिग्रेड कर सकते हो बायोलॉजिकली। सो ये दिक्कत की बात है। इसके अलावा होता क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज होते हैं डिफेंस वेपन्स बनाने में, बहुत ज्यादा मटेरियल्स यूज होते हैं। तो वहां से भी एक ये सोर्स बन जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, लोग अपने न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं उनका टेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इससे रेडिएशन निकलती है और बहुत पॉल्यूशन होता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है न्यूक्लियर वेपन से, जो कि सबसे ज्यादा हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिला था। बहुत बारी प्लांट जो होते हैं न्यूक्लियर वाले उनमें एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, जैसे कि 3 माइल आइलैंड था 1979 में, ये एक एग्जांपल है। ये एक्सप्लोजन हुआ था इसके अंदर। और एक है चेर्नोबाइल 1986 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट। ये कुछ बहुत पुराने एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये भी एक सोर्स है न्यूक्लियर पॉल्यूशन का। अब ह्यूमन रिस्क क्या हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है तो हमें उससे क्या होगा भाई, समझते हैं। इफेक्ट ऑन डीएनए,
देखिए, डीएनए एंड म्यूटेशन। सो रेडिएशन से क्या होता है, हमारे केमिकल बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, हमारे डीएनए में इफेक्ट पड़ता है, हमारे सेल्स में इफेक्ट पड़ता है और म्यूटेशंस होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लो रेडिएशन में रहते हैं सो आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपको फटीग होने लगेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, आपके बाल उड़ने लगेंगे, पर रिकवरी हो जाती है। ये कुछ जनरल इफेक्ट्स होते हैं। और हमारी इम्यूनिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर आप लगातार रेडिएशंस में रहते हैं, जैसे 400 से लेके 500 की रेडिएशन हायर डोजेस मानी जाती हैं। सो जो हमारा बोन मैरो है वो इफेक्टेड होता है बहुत ज्यादा, ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटीज होती है जर्म्स वगैरह से वो कम होने लगती है, और जो ब्लड है वो फेल होने लगता है क्लोटिंग में, और बहुत जल्दी ही इंसान मर सकता है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग से। कैंसर्स, कैंसर्स बहुत ही ज्यादा एक टिपिकल हेल्थ इफेक्ट है रेडिएशन का। जब बहुत हाई और मॉडरेट अमाउंट होता है रेडिएशन का, सो इसमें क्या होता है, कैंसर्स के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लंग कैंसर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, जिसमें अगर आप कह सकते हो कि जो यूएसए के अंदर लंग कैंसर का सेकंड जो कॉज है वो यही है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है, जो रेडिएशंस निकलती हैं, इसी की वजह से ये कैंसर्स भी हो रहे हैं। सो ह्यूमन रिस्क क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि भाई हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और क्या होता है, लंग्स का कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और क्या होता है, डीएनए को इफेक्ट करता है, सेल्स पे इफेक्ट जाता है, इसके अलावा केमिकल बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, और इसके अलावा म्यूटेशंस होने लगते हैं बहुत ज्यादा। सो कैसे कंट्रोल किया जाए न्यूक्लियर हजार्ड्स को, न्यूक्लियर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है कंट्रोल, आइए देखते हैं। जो लीकेज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, या फिर जो हैंडल करते टाइम जो केयरलेसनेस होती है, जो लापरवाही होती है, और ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूल्स, ये बिल्कुल बंद किया जाए। फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये बिल्कुल इनको बंद कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, तभी ये कुछ फायदा होगा हमें। सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, ठीक है, काफी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली उनको किया जाए। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि वहां पे सेफ्टी मेथड्स, सेफ्टी मेजर्स नहीं ढंग से लिए जाते, जिसकी वजह से ये सब होता है। और एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, पूरा एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होना चाहिए फ्रीक्वेंटली, जो रिस्क एरियाज हैं, जहां पर भाई रिस्क हो सकता है कि हाँ यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हो सकता है कुछ ऐसा, तो उसको लगातार मॉनिटर किया जाए। और प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें, ठीक है। सो क्या होगा, बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल ज्यादा ऊपर ना जाए, यानी कि परमिसेबल जो लिमिट है उसके अंडर में ही यूज करें, उससे ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल बहुत ही केयरफुली किया जाए, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से किया जाए, तो ही हम बच सकते हैं। सो ये सारी कुछ बातें थी न्यूक्लियर हजार्ड से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको कम से कम समय में बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।